हम आपको दिखा रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप और सी वोटर का सर्वे, और ये सर्वे दरअसल 16 दिसंबर 2013 से 15 जनवरी 2014 के बीच किया गया। यानी पिछले 2 दिनों जो धरना हुआ था, जो कि आम आदमी पार्टी चूंकि इसके केंद्र में हमने रखा है, उसमें बता दें कि 5 राज्यों को चुना गया, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक, चंडीगढ़, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ उन परिस्थितियों को दरअसल आज टटोलने बैठे हैं कि ऐसा क्या है कि आम आदमी पार्टी का जो कामकाज का तरीका है और दूसरे राजनीतिक दलों के कामकाज के तरीके में ये क्यों प्रभावित डाल रहा है, और पहले यही पारंपरिक राजनीतिक दल शुरुआत में कैसे थे। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले एक नज़र हम आपको दिखाते हैं कि आम आदमी पार्टी आज की तारीख में वोट हो जाए तो कितने फीसदी वोट मिलेंगे देश भर में, ये हम आपको दिखलाते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सवाल बार बार है कि देश भर में उम्मीदवार खड़े आम आदमी पार्टी के किए जाएंगे। आज की तारीख में अगर हो जाए तो 8% वोट है, 10 सीट है। लेकिन अगर ये 8% वोट बढ़ते हैं और बढ़कर पहुंचते हैं 13% पे, तो 30+ सीट की स्थिति आती है। ये और बढ़ते हैं, अगर लगता है कि अभी चूंकि 2-3 महीने का वक्त बचा हुआ है, ये 18% तक पहुंचते हैं, तो ये तादाद 50% तक। ये आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय तौर पर हम इसको देखने की कोशिश कर रहे हैं, अगर इसके सारे कैंडिडेट देश भर में खड़े हैं, और ये 18% के बाद और आगे बढ़ते हैं, इसमें 5% का इजाफा होता है तो सीट बिल्कुल दुगनी हो जाती है, 50 से 100 पार कर जाते हैं। इस 23% में और 5% अगर बढ़ा दें तो फिर ये डबल की स्थिति फिगर, यानी 200+, जिसका जिक्र बार बार तमाम राजनीतिक दल गठबंधन के दौर में कर रहे हैं कि 200+ आए नहीं कि हमारी सरकार बन गई, तो इनको उस लिहाज से 28%। लेकिन अगर जो दिल्ली की स्थिति थी, दिल्ली में चूंकि 32% वोट पड़ा, और उस लिहाज से देखिए अगर 33% वोट देश भर में मिल जाते हैं, यानी दिल्ली का रिफ्लेक्शन अगर वाकई पूरे देश में होता है, तो ये पूर्ण बहुमत के आगे की स्थिति में आकर खड़े हो जाते हैं। राहुल मेहरा साहब, एक सवाल यहां पर है कि दरअसल आप लोग पूरे देश में, जैसा जानकारी मिल रही है कि पूरे देश में कैंडिडेट्स को खड़े करना चाह रहे हैं। हम एक सवाल महत्वपूर्ण है क्योंकि हम तमाम राजनीतिक दलों का जब इतिहास टटोल रहे हैं, चाहे वो जनसंघ क्यों ना हो, वो CPI क्यों ना हो, वो फॉरवर्ड ब्लॉक क्यों ना हो, किसी भी राजनीतिक दल ने, जैसे जनसंघ का लेते हैं, 1991 में जब कैंडिडेट्स का ऐलान हुआ, इन्होंने 94 कैंडिडेट्स खड़े किए थे। 51 में, जो 52 में रिजल्ट आया था, बड़ा लंबा समय तक वो चुनाव हुआ था, 6 महीने लगभग वो चुनाव चला था। 1957 में, यानी 5 बरस के बाद भी इन्होंने हिम्मत नहीं जुटाई कांग्रेस की तरह कि लगभग 500 सीटों पर, उस समय 490 सीटें थी, उतने पर कर दे। जनसंघ भी पहुंची तो वो उसका ब्रेक लग गया, 130 सीटों पर बढ़ोतरी नहीं हुई। CPI भी कमोवेश पहले चुनाव में सिर्फ 49 कैंडिडेट्स थे, और CPI ने 110 कैंडिडेट उसके बाद खड़े किए। CPI फिर आगे बढ़ती है 1962 में तो 137 आती है, एक धीरे धीरे इजाफा हो रहा है। जनसंघ भी आगे बढ़ती है तो तीसरे चुनाव यानी 1962 में भी 196 तक पहुंचती है। आप लोगों की क्या बिसात है, या राजनीतिक तौर पर क्या सोच रहे हैं कि दिल्ली के चुनाव के तुरंत बाद पूरे देश में वोट बैंक के लिए अपने कैंडिडेट्स को बिखरा दिया जाए, या वो कैंडिडेट खड़ा हो जाए तो उसके जरिए कहीं ना कहीं पार्टी का कैडर साथ में खड़ा होता चला जाए, या ऐसा लग रहा है कि जी नहीं, दिल्ली का रिफ्लेक्शन पूरे देश में होगा तो शायद स्थिति बहुमत वाली आ जाए? राहुल जी। देखिए, सबसे पहले तो हम राजनीति में इसलिए नहीं आए कि हम अपने लिए कुछ करना चाहें, हम तो देश के लिए आए और हमको तो ज़बरदस्ती लाया गया। तो हम तो सिर्फ एक ही मुद्दा है हमारा, जो केंद्र बिंदु है, वो है भ्रष्टाचार मुक्त भारत। तो उसके लिए हमको लगता है कि कुछ बहुत अद्भुत हो रहा है, सिर्फ दिल्ली में नहीं पर भारतवर्ष में कुछ अद्भुत हो रहा है। और लोग जो हैं वो पिछली नीतियों से, जो राजनीति में से जो नीति हट गई थी और सिर्फ राज के ऊपर ही सारी केंद्र बिंदु बढ़ गई थी, वो उससे लोग बहुत त्रस्त हैं। जो भ्रष्टाचार है उससे लोग बहुत त्रस्त हैं, महंगाई से लोग त्रस्त हैं। जो भाषा एक जो ग्रामर बन गई थी पॉलिटिक्स की, भाई भतीजावाद की, जो डायनेस्टिक रूल की, एक जुट बैठ के सांठ घांट करने की, आपस में बात करने की, लोगों को दिखाना कि पक्ष और विपक्ष है, लेकिन असल में ना कोई सत्ता ग्रहण भी वही लोग हैं जो विपक्ष में बैठे हैं, वही हैं। आपने ये देखा RTI को कैसे उन्होंने स्टॉल किया, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को कैसे बढ़ावा दिया, ऑर्डिनेंस में ये लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो
लोगों का जो पूरी उम्मीद थी वो ध्वस्त हो चुकी थी। कोई सिनिसिज्म बहुत आ गया था। तो हमें लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में बदलाव की एक स्थिति है जी। जो आपने एक बात बताई हर है, आदमी जो है वो चाहता है। जी राहुल जी, आपने एक बात बताई, आपने शुरुआत ही कहा कि हम सत्ता के लिए नहीं आए हैं, और संयोग देखिए आज ही आप लोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, गोपाल राय और दिलीप पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनसे सवाल पूछा गया कि आप लोग तो उम्मीदवारों का ऐलान करने वाले थे। उन्होंने कहा कि बहुत सारे अर्जी आ गई है हमारे पास, इतनी अर्जियों में छांटना है कि किसे हम उम्मीदवार बनाएं, एक हिस्सा। दूसरा हिस्सा, 32 घंटे अरविंद केजरीवाल बैठे जिस चौक पे, 22 घंटे हमारे भी वहां पर गुजरे और हम वहां पर 22 उम्मीदवारों से मिले जिन्होंने अर्जी अपनी लगा रखी थी। दिल्ली से लेकर पटना तक और महाराष्ट्र तक के लोग हमें मिले। वो कह रहे थे कि हम तो चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो ये आप बार बार क्यों कह रहे हैं कि चुनाव आपका ध्येय नहीं है? अगर चुनाव ध्येय नहीं है तो ऐलान कर दीजिए कि इस बार चुनाव हम लिमिटेड तौर पर लड़ेंगे, पूरे देश को नहीं देखेंगे। और अगर पूरे देश में बदलाव की लहर है तो आप चुनाव के लिए लड़ेंगे ही, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, दिक्कत कोई नहीं है। देखिए, चुनाव एक माध्यम है अपनी जो आपकी पॉलिसीज हैं उसको लागू करने के लिए। तो हम तो राजनीति में आई इसलिए हैं क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन, जैसे मैंने आपको कहा, और वो हम तब तक नहीं कर सकते जब तक हम फील्ड ना करें कैंडिडेट्स को और पूरे भारतवर्ष में हमारी पहुंच ना हो। और उससे हम ये एक माध्यम जरूर है। देखिए, सत्ता में आना अगर आपका सिर्फ केंद्र बिंदु हो जाता है तो भ्रष्टाचार आ जाता है, आपकी पॉलिसीज जो हैं वो पीछे हट जाती हैं और आपका सिर्फ सत्ता के लिए ही, सत्ता ग्रहण करने के लिए ही। नहीं, ठीक है, बड़े पाक साफ विचार हैं आपके। तो, लेकिन इस विचार में हम बार बार उम्मीदवारों की दिशा में इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि कैंडिडेट को छांटने के प्रोसेस में पूरी पार्टी लगी हुई है। और जिन भी लोगों से हम मिले, देखिए, बहुत वहां पर हम आपको अनुभव आपको बता रहे हैं। एक ने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप भी मेरी पैरवी कर दीजिए कि मैं पटना से मुझे टिकट मिल जाए जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा लड़ रहे थे। एक ने हमको बताया कि हम नांदेड़ से आए हैं, महाराष्ट्र के, हम जगह भी नाम बता रहे हैं, बताते आपको चल रहे हैं। दूसरा आया हमारे पास हरियाणा के 2 लोग थे, एक झज्जर का व्यक्ति था और दूसरा मेरे ख्याल से एक कुरुक्षेत्र का व्यक्ति था कोई। वो कह रहा था कि हम टिकट लेने, हम बोल रहे 22 लोगों ने, हमने गिनती की है बाकायदा, 22 हमारे कैंडिडेट थे जो चुनाव लड़ना चाह रहे थे, इसीलिए आपके साथ बैठे थे। उनके विचार आप कैसे? तो भाई साहब, कितनी अच्छी बात है जी। नहीं भाई साहब, कितनी अच्छी बात है कि कितनी उम्मीद जागी लोगों में। आप ये देखें कि, और अब मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूं, आप क्या ये भी हमसे शेयर कर सकते हैं कि उनका बैकग्राउंड क्या था, वो कहां से और किस तबके के लोग थे? बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस से उनको टिकट मिल सकती है? नहीं मिल सकती। क्या कभी वो उम्मीद भी रख सकते हैं टिकट लड़ने की? नहीं मिल सकती। तो भाई साहब, हमको तो ये एक चीज है, हमको सेलिब्रेट। अच्छा, एक मिनट, हम एक दूसरी स्थिति, आप ये डेमोक्रेसी, ये आपने बहुत अच्छी बात कही, ये एक दूसरी स्थिति। एक मिनट जरा, भीम अफजल साहब, हम आपसे एक दूसरी स्थिति भी शेयर करना चाह रहे हैं। इनकी मजबूरी है क्योंकि इनके पास कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, चौखंबा राज है। पंचायत से लेकर पंचायत से लेकर केंद्र तक की स्थिति, यानी पार्लियामेंट तक की स्थिति में इस देश में जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, पंचायत से लेकर संसद तक, तकरीबन इस देश में 16 लाख डायरेक्ट इनडायरेक्ट तौर पर राजनीति से सीधे जुड़े हुए हैं। क्या यह माना जाए कि इस देश में राजनीति एक नौकरी देने का एक नया मंच बनकर खड़ा हो रहा है और एक आम आदमी पार्टी के जरिए एक ऐसी परिस्थिति बनी है, क्योंकि आंदोलन दिल्ली में हुआ, मुद्दा दिल्ली में उठा, दिल्ली में चुनाव जीते, मैसेज पूरे देश में जा रहा है और पूरे देश में से वैसे लोग निकल कर आ रहे हैं जो अगले दिन पलट जाते हैं, बोलते हैं कि भाई ये क्या किया आपने, एफडीआई पे निर्णय क्यों ले लिया, गोपीनाथ कुछ कहने लगते हैं। इस बीच में जो उसने आंदोलन किया, संघर्ष किया कुमार विश्वास ने, उसके खिलाफ आवाज़ गुजरात से आने लगती है। एक महिला वहाँ से कहती हैं कि ये भाई आप लोग क्या कर रहे हैं। भीम अफजल साहब, सवाल ये है कि राजनीति नौकरी का एक नया मंच है क्या, या संघर्ष का मंच है? मैं समझता हूं ये नौकरी का मंच कभी भी नहीं है, लेकिन एक खराबी जरूर मैं कह सकता हूं कि कुछ लोग राजनीति में ये समझकर आते हैं कि शायद ये अर्निंग का कोई जरिया हो सकता है जी, और मैं समझता हूं कि ये सबसे बड़ी खराब बात है, जिसकी तरफ ये राहुल जी इशारा कर रहे हैं कि जो करप्शन का जो एक मामला है जो पूरे देश में फैला हुआ है, इससे कोई इनकार नहीं करेगा, वो भी है। अभी मैं आपको एक वाकया मेरा भी सुन लें आप जी। मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जो बहुत पैसे वाले हैं और उनकी पुरानी इच्छा है सियासत में आने की,
उन्होंने अपनी मर्सिडीज पर बुर्का पहना दिया है, यानी उस पर एक कवर डाल करके उसको अंदर कहीं खड़ा कर दिया है, और उन्होंने एक छोटी गाड़ी वैगनार टाइप की लेकर के और ड्राइवर को भी छुट्टी दे दी है। आजकल वो आप पार्टी के यहाँ घूमना फिरना शुरू किया है कि भाई मैं पार्लियामेंट का टिकट चाहता हूं। नाम क्या है? तो आप पूरे देश में अगर जाएंगे तो ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे। जो 22 लोगों का आपने जिक्र किया, मेरा दावा है कि उनमें से शायद हो सकता है 15-20 ऐसे हों जो किसी ना किसी वक्त में कांग्रेस पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से, सीपीआई, सीपीएम या किसी और पार्टी से टिकट मांगने की कोशिश करते रहे हों। तो मैं ये बात कहना चाहता हूं कि इनके लिए भी एक बड़ी डिफिकल्टी है। अब बताया उन्होंने कि हमारे पास इतनी दरखास्तें आ गई हैं कि हमें सेलेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। एक और बात मैं आपको बताता हूं जी कि इनके यहां भी थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। मिसाल के तौर पर हमारे मीडिया से एक दोस्त गए, शाम को उन्होंने इस्तीफा दिया, अगले दिन वो पार्टी में शामिल कर ली गए, तीसरे दिन वो प्रवक्ता हो गए। एक और ऐसे आदमी जो सोशलाइट भी हैं और पॉलिटिक्स में भी हैं, वो इनकी पार्टी जिस दिन ये जीती उसके कुछ दिन के बाद ही सीधे घर पहुंच गए, वो कहा इसको ज्वाइन करना चाहते हैं। उनके बारे में संजय सिंह जी ने ये कहा टेलीविजन पर कि आदमी तो अच्छे हैं, उनका असर भी है, लेकिन केजरीवाल जी ने कहा है हमें ये देखना है कि इनके खिलाफ कोई केस तो नहीं है, इनके ऊपर कोई करप्शन के चार्जेस तो नहीं है, क्रिमिनल केस तो नहीं है, जबकि वो भी हमारे उस जर्नलिस्ट दोस्त की तरह से रोजाना टेलीविजन पर नजर आते हैं, आपके साथ भी बैठते हैं। हम इस पे लौटते हैं। ये आपने बड़ा दिलचस्प, लेकिन भीम अफजल साहब आप जुड़े रहिए, जुड़े। देखिए दोनों पार्टियों को आपने अपनी बात कहने का अवसर दिया। हम वहां बोलिए जी। देखिए मैं आज की भी बात करता हूं, बीते हुए कल की भी बात करता हूं और आने वाले कल की भी बात करता हूं। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी ऐसी है जो सामूहिक नेतृत्व पर चलती है, और एक चाय बेचने वाला साधारण परिवार का रेल के डब्बे में जिनकी माता जी घरों में बर्तन साफ करने का काम करती थी, आज वो हमारी पार्टी के सर्वश्रेष्ठ नेता हैं, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। मैं पूछना चाहूँगा इन दोनों मित्रों से, क्या केजरीवाल की आज देश में लोग आम आदमी पार्टी को केजरीवाल की पार्टी बोलते हैं? क्या आने वाले कल में केजरीवाल के सामने क्या कोई, एक मिनट मैं बहुत स्पष्ट कहूंगा, ये व्यक्तिवादी पार्टियां हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक वैचारिक धरातल पर सामूहिक नेतृत्व दल है, और जिसमें जनता के बीच में से निकले हुए लोगों को सही मायनों में नेतृत्व करने का मौका मिलता है। हम सब लोग साधारण परिवारों से हैं, हमारा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। विजेंद्र जी हम यही बात आज करने बैठे हैं। लाखों कार्यकर्ता ऐसे हैं। आपको ये क्यों कहना पड़ता है कि चाय बेचने वाला और नरेंद्र मोदी, लाल बहादुर शास्त्री कहां से निकले थे? हमारा यही कहना। चंद्रशेखर क्या करते थे? देवगौड़ा कहां से निकल के आए? देवगौड़ा की पार्टी थी फिर वो। नहीं, भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है। हम ये नहीं कर भाई। शास्त्री कहां से आए थे? आप बताइए शास्त्री की क्या स्थिति थी? लाल बहादुर शास्त्री जी की क्या स्थिति? वो कांग्रेस थी, ये कांग्रेस आई है। अब आप परिवार से चलती है। अच्छा बिल्कुल, हम ये बार बार कह रहे हैं कि इस देश में प्रधानमंत्री जो भी बनेगा, जैसे बनेगा, जनता तय करेगी। हम आज उस परिस्थिति को हम उस परिस्थिति को टटोलने बैठे हैं खाली, कि दरअसल वो कौन सा मिजाज है जिसमें एक राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी आया और कल 543 सीटों पर उम्मीदवार खड़ेगा। वो कैडर है, वो संघर्ष करके आया है, वो चुनाव जीतेगा। या इस दौर में बारे में कोई भविष्यवाणी लोगों के लेकिन जिस प्रकार की गतिविधि चल रही है उससे पूरी ये पार्टी, जिस पर बहुत लोगों ने विश्वास किया, ब्रेक लेते हैं।